हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के लिए पीईटी के जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम हिस्ट्री की क्लास यहां पर चला रहे हैं। और हिस्ट्री की क्लास में हमने जो शुरू कर रखा है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। इस टॉपिक का पहला पार्ट भारत में पुर्तगालियों का आगमन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो इस टॉपिक के बारे में बात चलेगी वो है पुर्तगालियों के बाद यहाँ भारत में आए थे व्यापार करने के लिए डच लोग। तो आज बात होगी डचों के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो डचों के साथ। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिस्ट्री कुछ नहीं है, कहानियों का एक टोकरा है और हमें सिर्फ कहानी सुननी है। तो आज हम डचों के बारे में आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के बाद आप चाहे स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लीजिए, चाहे आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, चाहे आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, चाहे आप उपकार की आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, या आप किरण की वलनाइनर जो जीके आती है सामान्य ज्ञान वो पढ़ लीजिए, ल्यूसेंट पढ़ लीजिए, यानी जीके की आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए। मैंने सारी की सारी बुक से मटेरियल इकट्ठा करके तब इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद डच से नहीं छूटने वाला। आप कोई भी वीडियो देख, आप कोई भी पेपर में, किसी भी पेपर में बैठेंगे, सिर्फ ये ही नहीं कि आप यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी के पेपर में बैठें, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑल इंडिया किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए जहां हिस्ट्री का पोर्शन आता है। और अगर उस पोर्शन के अंदर आप लोगों को डचों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप निश्चित रूप से मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उसको निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। आपको अलग अलग किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही वीडियो में मैंने सारी की सारी किताब एक साथ इंक्लूड करके जो भी मेन पॉइंट थे वो सारे के सारे मैं यहाँ आपको एक कहानी के रूप में डिस्कस कर देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज डचों की। कहते हैं डच थे कौन? तो डच हॉलैंड के निवासी थे। अभी मैं आपको मैप पे पूरा का पूरा बताता हूँ, बेफिक्र रहिए, पूरा एक्सप्लेन करूँगा, कहानी आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बना दूंगा। और शुरुआत होती है जैसे एक फिल्म की शुरुआत होती है, उसमें हमें कैरेक्टर जानने पड़ते हैं कि कौन क्या है। इसलिए ये समझिए कि इस कहानी में अभी कैरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन क्या है, उसके बाद मैं कहानी के रूप में पूरी की पूरी फिल्म आपके सामने उतार दूंगा और आप फिर डच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग से नहीं हटेगा। और आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे, अगर डच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको अलग अलग बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ मेरी एक ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत या किसी भी दूसरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद, गारंटेड, अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देखते हो। तो डच कौन थे? तो डच हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड का दूसरा नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड। मैं आपके सामने थोड़ा यूरोप का नक्शा बना देता हूं जिससे कि आपको एक माइंड में क्लियर हो जाए कि हॉलैंड कहाँ है, कैसे कैसे वो भारत आए थे, वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ एक छोटा सा यूरोप का नक्शा बना देता हूँ। अफ्रीका, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर की साइड पुर्तगाल है। अफ्रीका से लगता हुआ यहाँ पर ऊपर पुर्तगाल है, एक छोटा सा देश, इस तरह से उसका नक्शा है कुछ इस तरह से। इससे लगता हुआ यहाँ स्पेन है, पुर्तगाल से ही लगता हुआ स्पेन है और उसका नक्शा भी कुछ इस तरह से है। एक्यूरेट तो मुझसे नहीं बन पाएगा लेकिन है कुछ इसी तरह से। इससे लगता हुआ यहाँ पर फ्रांस है, पुर्तगाल से, स्पेन से लगता हुआ यहाँ पर फ्रांस है। यहाँ पर फ्रांस के इस तरफ यहाँ लगता हुआ इटली है और फ्रांस के इस तरफ ये क्षेत्र जर्मनी है। और फ्रांस के साथ यहाँ लगता हुआ एक छोटा सा देश है बेल्जियम, ये बेल्जियम है। और इस बेल्जियम से ही लगता हुआ एक छोटा सा देश है हॉलैंड या नीदरलैंड। नीदरलैंड। और यहाँ पर ये जर्मनी का इलाका है, इसके ऊपर पोलैंड शुरू हो जाता है। और फ्रांस के यहाँ पर इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्टेट, और इसके बराबर यहाँ आयरलैंड है। ये कुछ इस टाइप का नक्शा है हमारे यूरोप का, अगर आप एटलस में देखोगे, मैप में देखोगे तो। अब यहाँ पर ये स्पेन है,
ये फ्रांस है, ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से कि ये नीदरलैंड था, छोटा सा देश, इस पर स्पेन का कब्जा था। जैसे हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का कब्जा था, इसी तरह से इस हॉलैंड के ऊपर स्पेन का कब्जा था। धीरे धीरे स्पेन की शक्ति छीन होती गई और ये लोग आज़ाद हो गए। जब ये लोग आज़ाद हो गए तो इनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना थी कि हमको भी अपना देश पुर्तगाल की तरह एक समृद्धशाली देश बनाना है, क्योंकि उस टाइम पर पुर्तगाल बहुत ही समृद्धशाली था। यहाँ तक कि इंग्लैंड भी पुर्तगाल के सामने कम था व्यापार के मामले में, पैसे के मामले में। और इसकी समृद्धि का पुर्तगाल की समृद्धि का जो मेन कारण था वो भारत के साथ व्यापार था कि ये यहाँ से मसाले लेकर जाता था, उसके बाद ये यूरोप में सप्लाई करता था। तो ये चीज़ हॉलैंड वाले देख रहे थे, नीदरलैंड वाले के दिमाग में ये थी कि हमको अपना देश पुर्तगाल की तरह समृद्धशाली बनाना है। अब उसे बनाने के लिए भाई शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक समृद्धशाली देश बन रहे हो तो आपके अंदर शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और शक्ति के लिए इन्होंने शुरुआत में क्या काम किया कि यहाँ पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था, इस बंदरगाह का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंटवर्प। इस बंदरगाह का नाम था एंटवर्प। अब ये नीदरलैंड वाले क्या काम करते थे, यहाँ से इस बंदरगाह से इस तरह से अपने जहाज से आते और यहाँ पर पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, यहाँ से माल उठाते, जो भी ये पुर्तगाल वाले इंडिया से लेकर जाते थे, यहाँ से माल उठाते और इसको वापस लेकर एंटवर्प बंदरगाह पर पहुंचते और यहाँ से फिर अपने देश की राजधानी, इनके देश की राजधानी का नाम था एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। एंटवर्प से जहाज लेकर आते, लिस्बन पहुंचते, लिस्बन से सामान उठाते, वापस एंटवर्प पहुंचते, यहाँ से फिर अपने देश की राजधानी एम्स्टर्डम पहुंचते और यहाँ से फिर सप्लाई ये यूरोप में कर देते। इस तरह से ये धीरे धीरे अपना काम शुरू इन्होंने किया व्यापार का। लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि हमको पुर्तगाल की तरह समृद्धशाली बनना है। अब पुर्तगाल उस टाइम पर महाशक्ति था और इसके महाशक्ति होने का सबसे बड़ा जो कारण था वो इसकी नौसेना थी कि इसकी नौसेना का उस टाइम पर कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। और वो अभी अभी आज़ाद हुए थे तो उनके अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो डायरेक्ट जाकर पुर्तगाल से टकरा जाए, क्योंकि उस टाइम पर पुर्तगाल से कोई भी टकराने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये तो अभी नए नए आज़ाद हुए थे तो इनकी तो हिम्मत पड़नी नहीं थी कि आप जाकर डायरेक्ट एकदम पुर्तगाल से टकरा जाओ। तो ये धीरे 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 अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और इस क्रम में इन्होंने शुरुआत जो की वो पुर्तगाल से ही की कि यहाँ से सामान लेकर यहाँ जाते और यहाँ से फिर पूरे देश में बांट देते। धीरे धीरे इन्होंने अपना काम चलाना शुरू किया। अब इस काम के सिलसिले में धीरे धीरे इन्होंने अपनी नौसेना बढ़ानी शुरू कर दी। नौसेना बढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि इन्हें पता था कि अगर आप भारत की तरफ जाओगे व्यापार करने के लिए तो आपका मुकाबला होगा पुर्तगाल से, और पुर्तगाल की नौसेना बहुत शक्तिशाली है, तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको एक मजबूत नौसेना की जरूरत पड़ेगी। इसलिए धीरे धीरे इन्होंने अपनी नौसेना को बढ़ाना शुरू कर दिया और नए नए आविष्कार इन्होंने शुरू कर दिए। और उस नए नए आविष्कार के रूप में फ्लूट शिप का निर्माण किया। ये फ्लूट शिप क्या था? एक जहाज था, लेकिन इस जहाज की खासियत क्या थी कि ये और जहाज की अपेक्षा बहुत ही हल्का था। हल्का होने की वजह से इसको चलाने के लिए कम आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी और इसकी स्पीड दूसरे जहाज़ों की अपेक्षा बहुत तेज़ थी। तो इस तरह से इन्होंने धीरे धीरे अपनी नौसेना मजबूत कर ली। नौसैनिक शक्ति जो अपनी वो बहुत ज़्यादा मजबूत करते हुए चल रहे थे अपने आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, कि क्योंकि इन्हें पता था कि आने वाले फ्यूचर में तुम्हें पुर्तगाल से टकराना पड़ेगा ही। जब इनको ये पूरा निश्चित हो गया कि अब हम हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम अब पुर्तगाल से टकरा सकते हैं, तो फिर वो टाइम आया 1596 ईस्वी का, जब पहली बार
हाउटमैन, कार्लेनियन हाउटमैन हॉलैंड से चला भारत के लिए और अपना पहला अभियान इन्होंने 1596 में भारत चलने के लिए शुरू कर दिया। तो डच लोगों का जो पहला अभियान था, पहला अभियान वो कब शुरू किया भैया इन्होंने? रोटी बांध ली कब? 1596 ईस्वी में। कहाँ जाने के लिए? भारत जाने के लिए, भारत के लिए। और नायक कौन था जो लेकर जा रहा था? कार्लेनियन हाउटमैन। ये भारत के लिए चल दिया 1596 ईस्वी में भारत के लिए अभियान, भारत अभियान पर। क्योंकि अब इन्हें डर नहीं था पुर्तगाल का, क्योंकि अब इन्हें लगने लगा था कि आप अब शक्तिशाली हो चुके हो और आप पुर्तगाल को अब टक्कर दे सकते हो, इसलिए हमें अब अपना जो मेन मकसद है यानी कि व्यापार, मसालों के व्यापार पर हमारा अधिकार हो। इनका मेन उद्देश्य ये था हॉलैंड वालों का कि अब व्यापार, जो मसालों का व्यापार होता है यूरोप के अंदर, उस पर कंप्लीट जो अधिकार हो वो हमारा हो। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने 1596 में अपना पहला अभियान भारत की तरफ भेज दिया। और ये जिस जहाज के थ्रू यहाँ आए थे, उस जहाज का जो कैप्टन था उसका नाम था कार्लेनियन हाउटमैन। और ये कार्लेनियन हाउटमैन जब यहाँ भारत नहीं आकर ये पहुंचा था पहली बार में सुमात्रा। सुमात्रा क्या है? हॉलैंड का एक, हॉलैंड कह रहा हूँ, इंडोनेशिया का एक द्वीप था। और यहां से ये वापिस, सुमात्रा से ये वापिस हॉलैंड पहुंच गया 1597 ईस्वी में। 1596 में वहां से आया, सुमात्रा पहुंचा इंडोनेशिया, और यहां से 1597 में ये वापिस अपने देश पहुंच गया। इस अभियान की सफलता ने इनको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया हॉलैंड वालों को, और इनको लगने लगा कि अब टाइम आ गया है जब हमको पुर्तगाल से उनकी सत्ता छीनकर, व्यापार, मसालों के व्यापार पर उनकी सत्ता छीनकर और खुद वहाँ पर काबिज हो जाना चाहिए। अब वो पुर्तगाल से डायरेक्ट रूप से टकराने के लिए तैयार थे। पैसा भी था, नौसेना भी थी, एक जज्बा भी था टकराने के लिए, और अब वो किसी भी चीज़ में पुर्तगाल से कम नहीं थे। और इस अभियान ने जो इन्होंने 1596 में शुरू किया, और जब वो सफल हो गया तो इस अभियान के कारण उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ गया कि अब हम जो होगा भाई देखा जाएगा, अब तो हम पुर्तगाल से इनका ये व्यापार का साम्राज्य छीन कर रहेंगे। और 1597 में जब ये वापस आ गया तो इन्होंने यहाँ पर क्या काम किया कि बात है 20 मार्च 1602 ईस्वी की। डच संसद ने स्थापना कर दी भाई साहब डच कंपनी की। और उस डच कंपनी का नाम था, व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना कर दी, और उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इस नाम से इन्होंने एक कंपनी बना दी। अब इस कंपनी की विशेषता क्या थी कि ये पहली कंपनी थी जो शेयर होल्डर कंपनी थी। मतलब इस कंपनी के अंदर जो पैसा लगा हुआ था वो नीदरलैंड के लोगों का लगा हुआ था। कंपनी ने शेयर रिलीज कर दिए थे और लोग बागों ने इसके शेयर खरीद लिए थे। इस कंपनी के लिए कुछ और बातें हैं जो जाननी जरूरी हैं कि इसकी जब स्थापना हुई थी तो 65 लाख गिल्डर में हुई थी। गिल्डर वहाँ की मुद्रा थी, तो 65 लाख गिल्डर में यह कंपनी बनकर तैयार हुई थी। दूसरा, इस कंपनी के बारे में और जो दूसरी बात है कि ये यूरोप की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 200 साल लगातार अपने शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा मुनाफा दिया था। 18% वार्षिक दर से ये अपने शेयर होल्डर्स को 200 साल तक मुनाफा देती रही थी। ये इस कंपनी की कुछ पॉलिसी थी। इसके बाद इस कंपनी को वहाँ की संसद ने कुछ अधिकार दिए थे, और वो अधिकार क्या थे इस कंपनी के लिए? कंपनी के अधिकारों की अगर बात कर ली जाए
तो इस कंपनी को जो अधिकार दिए थे, क्योंकि इनको पता था कि जहां आप व्यापार करने जा रहे हो वहां पर झगड़ा तो होगा ही होगा, तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी को कुछ अधिकार यहाँ की संसद ने दे दिए थे कि आपको कुछ अधिकार हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। और वो अधिकार क्या थे कि आप युद्ध कर सकते हो, युद्ध का अधिकार था। दूसरा, आप किसी के भी साथ संधि कर सकते हो, इनको संधि का भी अधिकार दे दिया गया था। तीसरा, इनको अधिकार दिया गया था कि आप किसी भी प्रदेश पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसको अपने अधिकार में ले सकते हो, प्रदेश पर अधिकार कर सकते हो। और नेक्स्ट जो इनको अधिकार दिया गया था, वो अधिकार दिया गया था इनको कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में किलाबंदी कर सकते हो, किलाबंदी का भी इनको अधिकार था। और ये देने का एक रीजन था, ये सारे अधिकार इनको देने का, क्योंकि हॉलैंड था यहाँ से 13-14 हज़ार मील की दूरी पर भारत से, और यहाँ पर इनको पता था कि वहाँ पर पुर्तगाली मिलेंगे और वहाँ पर झगड़ा होगा ही होगा। तो अगर वहाँ पर झगड़ा होगा तो हमारी कंपनी के पास ऑर्डर हैं कि आप युद्ध भी करो, आप संधि भी कर सकते हो, आप किसी भी प्रदेश पर अपना अधिकार भी ले सकते हो और आप कहीं भी किलाबंदी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ आकर, देश में आकर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं था उस टाइम पर, ना तो फ़ोन थे ना कुछ ऐसा कोई साधन था कि जाकर तुरंत वहाँ बता दे कि हमारा पोलैंड वालों से, पुर्तगाल वालों से हमारा झगड़ा हो गया, तो भैया हम लड़े या ना लड़े इससे। तो इसलिए पहले ही बोल दिया था, भैया जिससे लड़ाई हो ना कर लो, तुम जिससे युद्ध हो कर लो, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। ये कंपनी को पहले ही अधिकार दे दिए गए थे। जब इतने अधिकार इस कंपनी को मिल गए थे तो भाई इन्होंने सबसे पहले फिर आ गए भारत की तरफ, और ये पहुंचे 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में अम्बोयना, ये पुर्तगाल के कब्जे में था और ये इनसे जीत लिया इन्होंने। 1605 ईस्वी में अम्बोयना जीत लिया। अम्बोयना था कहाँ, मैं यहाँ पर एक भारत का नक्शा बना देता हूँ, ऐसे ही साउथ की तरफ का ये, और यहाँ पर ये द्वीप समूह है इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, जकार्ता। तो यहाँ पर एक द्वीप का नाम था अम्बोयना, वो इन्होंने पुर्तगालियों से आकर ये द्वीप यहाँ पर इनसे जीत लिया। पहला काम 1605 में। दूसरा काम इन्होंने 1641 ईस्वी में क्या किया कि मलक्का को जीत लिया। मलक्का बंदरगाह पुर्तगालियों से जीत लिया। मलक्का बंदरगाह यहाँ था सुमात्रा और जकार्ता के बीच में, यहाँ पर मलक्का बंदरगाह था, ये यहाँ पर इन्होंने इनसे जीत लिया, क्योंकि इनका मेन मोटिव था मसालों पर अपना अधिकार करना, और मसाले मोस्टली यहाँ से आते थे, इंडोनेशिया से। तो शुरुआत में इन्होंने यहीं पर हमला किया था जाकर पुर्तगालियों पर। फिर 1658 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका को जीत लिया, श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली इन्होंने। श्रीलंका का उस टाइम पे नाम सिलोन था, सिलोन पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने जकार्ता में नया शहर बसाया एक, पुर्तगालियों से ये सारी जगह इन्होंने छीन ली थी, और जकार्ता में ये द्वीप जो था, ये जकार्ता था, यहाँ पर एक नया शहर इन्होंने बसाया और उसका नाम था बैटविया, और अपना काम धाम यहाँ से, ये बैटविया से चलाना इन्होंने शुरू कर दिया। ये तो बात हो गई भारत के बाहर की। अब भारत में जब इन लोगों की एंट्री हुई तो भारत में इन्होंने क्या क्या काम किए वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर इसी में मैं बता देता हूँ, ये सारी की सारी बात इसकी बाहर की हो गई कि जो इन्होंने भारत से बाहर काम किए थे वो सारे के सारे। भारत के अंदर जब आए तो इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी मूसलीपट्टम में। यहाँ आंध्र प्रदेश में समुद्र तट के किनारे ये स्थान है मूसलीपट्टम, मूसलीपट्टम। और यहाँ 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी थी। और इस पहली फैक्ट्री को लगाने वाले व्यक्ति का नाम था, जिसने मूसलीपट्टम में पहली फैक्ट्री लगाई थी, वेदेर हैग। वेदेर हैग नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर
पहली फैक्ट्री लगा ली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है क्वेश्चन बहुत बार कि डच ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? मूसलीपट्टनम में की थी। कब? 1605 ईस्वी में, और वेदर हेग ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने अपनी दूसरी जो फैक्ट्री लगाई थी वो इस मूसलीपट्टनम के नीचे ही यहाँ पर एक स्थान था पुलिकट। सेकंड अपनी जो फैक्ट्री लगाई वो पुलिकट में लगाई, और ये लगाई 1610 ईस्वी में। पुलिकट के अंदर इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई वो लगाई इन्होंने 1610 ईस्वी में। और पुलिकट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पुलिकट की जो जमीन थी इनको, यहाँ पर चंद्रगिरी नामक एक राज्य था, उस चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने को पुलिकट की जगह मिल गई थी। पुलिकट के राजा ने इनको जो परमिशन दे दी थी कि आप हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हो। तो दूसरी जो फैक्ट्री लगाई इन्होंने पुलिकट में लगाई। कहाँ पर? 1610 ईस्वी में लगाई। किससे ये जमीन मिली थी इनको? तो चंद्रगिरी के राजा से इनको ये जमीन मिल गई थी। पुलिकट में इन्होंने जब फैक्ट्री लगाई तो अपना इंडिया के अंदर मुख्यालय भी यही बना दिया, मुख्यालय। तो अपना जो ये व्यापार देखते थे इंडिया के अंदर, वो कहाँ से देखते थे? पुलिकट से देखते थे। इनका जो मेन मुख्यालय था भारत के अंदर वो पुलिकट था। पुलिकट में इन्होंने दूसरी बात क्या की? एक टकसाल लगा दी। टकसाल मतलब जहां पर सिक्के ढलते थे, मुद्रा बनते थे, और यहां पर इन्होंने सिक्के बनाने शुरू कर दिए, और उन सिक्कों का नाम था पैगोंडा। पैगोंडा, सिक्कों का निर्माण, सिक्कों का निर्माण इन्होंने शुरू कर दिया था यहां पर पुलिकट के अंदर। और ये सिक्के सोने के बने हुए होते थे, और इन पर यहाँ के राजा को खुश करने के लिए इन सिक्कों के ऊपर जो चित्र बना हुआ था वो भगवान वेंकटेश्वर का बना हुआ था। इन पैगोंडा सिक्कों पर जो चित्र बना हुआ था वो भगवान वेंकटेश्वर का बना हुआ था, पुलिकट इसके यहाँ के राजा को खुश करने के लिए। फिर ये पुलिकट मुख्यालय हो गया। इसके ही नीचे यहाँ पर पुलिकट के नीचे ही यहाँ पर है नागपट्टनम। नागपट्टनम ये इन्होंने 1690 में ये भी पुर्तगालियों से इन्होंने छीन लिया। नागपट्टनम भी इन्होंने पुर्तगालियों से 1690 में छीन लिया, और अपना अब मुख्यालय कहाँ से? पुलिकट से कहाँ पर लेके आ गए? नागपट्टनम में। कब? 1690 ईस्वी में। यहाँ पर ये कोच्चि है। कोच्चि में भी इन्होंने 1663 ईस्वी में यहाँ से वो भगा दिए ये पुर्तगाली, और यहाँ पर एक किले का निर्माण किया जिसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ कर दिया भाई? कोच्चि में। कोच्चि में। अब ये जो ये तट है ये है मालाबार तट। भारत का ये हिस्सा कहलाता है मालाबार तट। अब यहाँ से भी भगा दिए ये सारे के सारे पुर्तगाली, यहाँ से भी भगा दिए, तो बात आ गई मालाबार तट की। तो मालाबार तट भी इन्होंने 1671 में जीत लिया। मालाबार तट भी यहाँ से भी पुर्तगाली इन्होंने भगा दिए कि आप यहाँ से निकलिए, ये इलाका अब हमारा हुआ। क्योंकि पुर्तगाली इनके नौसेना का सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये पहले ही इनको पता थे कि हमें पुर्तगाल से मजबूत होकर जाना है, शक्तिशाली होकर जाना है। इसीलिए ये शक्तिशाली होकर ही आए थे, और इन्होंने पुर्तगालियों को नहीं टिकने दिया। फिर यहाँ इन्होंने सूरत में भी एक फैक्ट्री लगाई, सूरत के अंदर भी 1616 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री कौन सी थी? तो बंगाल में भी इन्होंने चिनसोरा में, बंगाल के चिनसोरा में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो ये काम इन्होंने यहाँ इन्होंने भारत के अंदर फैक्ट्री लगा दी। अब बात करते हैं व्यापार की कि भारत के साथ इनके व्यापारिक संबंध कैसे थे। तो मैं यहाँ पर एक भारत का फिर नक्शा बना देता हूँ इस तरह से, साउथ साइड का। तो ये हिस्सा है ये कहलाता है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट पर जो ये व्यापार करते थे वो करते थे सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र, इसके साथ साथ सोरा
इसके साथ साथ नील और अफीम, इन वस्तुओं का व्यापार करते थे ये कोरामंडल तट से। ये कोरामंडल तट है, कोरामंडल तट। और ये जो ये हिस्सा है ये कहलाता है मालाबार तट, मालाबार तट। मालाबार तट पर जो ये व्यापार करते थे भारत के साथ, वो मसालों का करते थे, मसालों का। अब इस कोरामंडल के तट के इस साइड यहीं पर तो जो हमारा मलक्का बंदरगाह था, तो इस कोरामंडल तट को मलक्का का दायां हाथ भी बोला जाता था। मलक्का का दायां हाथ किसे बोलते थे? कोरामंडल तट को बोलते थे। मलक्का का दायां हाथ कोरामंडल तट को बोला जाता, क्योंकि इसके इधर यहीं पे इंडोनेशिया के द्वीप समूह थे जहां पर मलक्का बंदरगाह था, तो इसके इस साइड के इस हिस्से को कोरामंडल तट, वो मलक्का का दायां हाथ भी बोलते थे। और ये क्या था? हमारा कोरामंडल तट। तो इस तरह से यह भारत में इस तरह से यहाँ पर ये इनकी दुकान चली हुई थी। लेकिन समय बड़ा बलवान, जैसे जैसे समय बीतता गया पुर्तगाली छीन होते गए, तो ये हावी हो गए। वो बोलते हैं ना, शेर को सवा शेर। तो इसी तरह से जैसे इन्होंने पुर्तगालियों के साथ किया, इनके साथ भी करने के लिए आ गए थे उस टाइम पर अंग्रेज। और अंग्रेजों ने यहाँ पर इनके साथ इनकी दुकान बंद करा दी भारत के अंदर। रीज़न क्या हुआ था कि अगर इनके पतन की बात करने लगे कि इनका पतन किस वजह से हुआ था, तो पतन का मेन कारण था कि ये जो ये कंपनी थी नीदरलैंड की, ये एक सरकारी कंपनी थी और इसके जो एम्प्लॉय थे वो सैलरी पर रहते थे और सैलरी बहुत कम थी। सैलरी कम होने की वजह से वो कंपनी के कार्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो अपने निजी व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे। खुद ही व्यापार करते थे, निजी व्यापार अपना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे और कंपनी के कार्यों की उपेक्षा करते थे। इसलिए धीरे धीरे इनमें भ्रष्टाचारी बढ़ती गई और ये खुद ही ख़त्म होते गए। नेक्स्ट क्या हुआ कि इनके जो विपक्षी के रूप में आए थे वो आए थे अंग्रेज, और ये बेचारे अभी अभी आज़ाद हुए थे, तो इनके पास इतनी पावर नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज कभी भी, ये जो इंग्लैंड वाले थे वो कभी भी गुलाम नहीं हुए थे, वो आज़ाद थे। उनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा थी, शक्ति बहुत ज़्यादा थी, और ये अभी अभी आज़ाद हुए थे, तो ये उनकी शक्ति का सामना नहीं कर पाए, उनके सामने नहीं टिक पाए। तीसरा जो रीज़न रहा वो ये रहा कि यूरोप के अंदर डच और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए और उन तीनों युद्धों में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से हरा दिया। तो उसका इफेक्ट यूरोप में जब ये हार गए डच, तो उसका इफेक्ट भारत के ऊपर भी पड़ा। और यहाँ पर जो भारत के अंदर भी, यहाँ पर लिख लेते हैं इनका पतन की बात, भारत के अंदर भी अंग्रेज और डचों के बीच एक युद्ध हुआ 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था और इसे बोलते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध। और इस युद्ध में डच लोगों की हार हो गई और अंग्रेज जीत गए। डच लोग इसमें हार गए और अंग्रेज इसमें जीत गए और डच बुरी तरह से हार गए और इस तरह से यहाँ इनकी कमर टूट गई और यहाँ पर ये फिर अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए। एक और रीज़न था इनका कि ये भारत से जो मोस्टली क्या कर रहे थे, कपड़ों का व्यापार कर रहे थे। तो इन्हें भारत से इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, भारत के साथ व्यापार में इन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा था मसालों के व्यापार में, तो ये ज़्यादा ध्यान उधर भी दे रहे थे, इंडोनेशिया की तरफ भी। फिर इसकी एक फैक्ट और रह गया है, दिमाग से निकल गया था, कि औरंगजेब ने इनको 3.5 वार्षिक चुंगी दर पर व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। कहां कहां? उड़ीसा में, बंगाल में और बिहार में इनको अनुमति मिल गई थी। अच्छा, इनका कुछ इफेक्ट भी पड़ा भारत के ऊपर। इनके आने का क्या इफेक्ट पड़ा? तो जो हमारे सूती वस्त्रों की डिमांड थी यूरोप में, जो बहुत ज़्यादा थी, जो बाद में अंग्रेजों ने और भी ज़्यादा बढ़ा दी, उनकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, डचों ने ही की थी। सबसे पहले सूती वस्त्र का जो एक्सपोर्ट शुरू हुआ था इंडिया से, वो डचों के द्वारा हुआ था,
जब ये यहाँ से सूती वस्त्र ले जाते थे, उसके बाद अंग्रेजों ने ये पकड़ लिया था काम और अंग्रेज यहाँ से सूती वस्त्र ले जाने लगे। तो भारत में एक हब बना दिया था इन्होंने सूती वस्त्र का। तो भारत को ये प्रॉफिट हुआ इनके यहाँ आने का कि भारत में सूती वस्त्र का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। तो ये सारी बातें थी डच के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, कहानी समझ आई होगी कि किस तरह से ये आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद शुरुआत में पुर्तगालियों से ही उन्होंने अपना माल खरीदा। पुर्तगालियों से माल खरीद कर धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक मजबूत नौसेना तैयार करी की। नौसेना खरीद करने के बाद ये पुर्तगालियों से ही भिड़ गए और यहाँ पर आकर भारत और भारत के ये पूर्वी क्षेत्र जो था इस पर आकर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। यहाँ से पुर्तगालियों को इन्होंने उखाड़ फेंका था। उसके बाद अंग्रेजों के सामने ये नहीं टिक पाए और अंग्रेजों ने यहाँ से भगा दिए। इनकी मेन उपलब्धि क्या थी वो मैंने सारी आपको बता दी। भारत से बाहर ये 4 युद्ध इनके मेन इंपॉर्टेंट थे। 1605 में अम्बोयना को इन्होंने जीता था, 1641 में मलक्का को जीता था, 1658 में इन्होंने श्रीलंका को जीता था और जकार्ता में एक इन्होंने नगर की स्थापना की थी जहां से अपना सारा व्यापार वहां पर चलाते थे, जिसका नाम था आपका बैटविया। इसके बाद भारत की बात करने लगे तो भारत में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो लगाई थी इन्होंने मूसलीपट्टनम में, वेदेर हैग ने लगाई थी 1605 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने पुलिकट के अंदर लगाई थी। चंद्रगिरी के महाराज से इनको वो जमीन मुफ्त में मिल गई थी कि आप यहाँ पर व्यापार करिए। वहाँ इन्होंने पुलिकट में जो दूसरी अपनी फैक्ट्री लगाई थी और अपना मुख्यालय भी इन्होंने पुलिकट को ही बना लिया था। पुलिकट में इन्होंने एक दूसरा काम क्या किया था, एक टकसाल लगा दी थी जहाँ पर ये पैगोंडा नाम के सिक्के ढालते थे और उन सिक्कों पर जो चित्र बना हुआ था वो भगवान वेंकटेश्वर का बना हुआ था। 1690 में इन्होंने नागपट्टनम को जीत लिया और अपना मुख्यालय 1690 में ये पुलिकट से उठाकर नागपट्टनम ले गए। 1663 में इन्होंने कोच्चि में से पुर्तगालियों को भगाकर वहां पर विलियम फोर्ट्स की स्थापना की। 1671 में इन्होंने मालाबार तट को जीत लिया था। 1616 में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी और चिनसौरा में इन्होंने बंगाल में पहली अपनी फैक्ट्री लगाई थी। भारत के कोरामंडल तट से ये कपड़ा, अफीम, सोरा और नील की व्यापार करते थे और भारत के मालाबार तट से मसालों का व्यापार करते थे। पतन का कारण था अंग्रेजों के सामने इनकी शक्ति नहीं टिक पाई। दूसरा 1756 में अंग्रेज और इनके बीच में बंगाल के अंदर एक युद्ध हुआ जिसके बोलते थे बेदारो का युद्ध। उस बेदौरा के युद्ध में ये बुरी तरह से हार गए और फिर ये अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए और इस तरह से भारत के अंदर डचों की शक्ति छीन होती चली गई और धीरे धीरे यहाँ अंग्रेजों का राज हो गया। ये थी सारी की सारी बात। आपके लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आप घटना चक्र उठा लीजिए, आप स्पेक्ट्रम उठा लीजिए, आप उपकार की आधुनिक भारत का इतिहास उठा लीजिए, आप ल्यूसेंट उठा लीजिए, आप किरण की वन लाइनर उठा लीजिए, आप कोई भी हिस्ट्री की बुक उठा लीजिए और आप वहाँ डचों के बारे में जो पढ़ेंगे वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो में कर दिया है। आपको कोई एक्स्ट्रा वीडियो या एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डचों से कोई क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यहाँ से आएगा जितना मैंने आपको करा दिया है। तो ये बात थी डचों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेजों के साथ, क्योंकि डचों के बाद भारत में कौन आए थे, अंग्रेज। तो मिलेंगे कल आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेजों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।